क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन हिस्टोन्स। अब हिस्टोन्स की कहानी क्या थी भाई, हिस्टोन्स पर प्लस चार्ज होता है ताकि वो डीएनए से बाइंड कर सके, और ये प्लस चार्ज होगा उनके अमीनो एसिड की वजह से। 20 फंडामेंटल अमीनो एसिड में से केवल 3 ही तो ऐसे हैं जो प्लस चार्ज दो शो करते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन, जिनमें से लाइसिन एंड आर्जिनिन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है इनके अंदर, इसलिए इसका आंसर था आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75, इफ द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन द डीएनए सैंपल इज 20%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ थायमिन। ये बात कर रहे थे चार्गोफ रूल की, जो कहता है कि A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 100%। और आपको ये भी याद रखना होता है कि जितना एडेनिन होते हैं उतना ही थायमिन, जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन। तो अगर आपके पास ग्वानिन है 20%, तो नो डाउट साइटोसिन भी इसी के बराबर होगा 20%, और ये दोनों मिला के होगा 40%। अब अगर 100% में से 40 माइनस कर दो तो बचा 60%, और इस 60% में क्या क्या अवेलेबल है, इसमें A अवेलेबल है और T, और आप जानते हो कि A और T बराबर है, तो फिर कोई सा भी एक, जैसे कि A या फिर T, कोई सा भी एक बराबर होगा 30% के। तो आंसर है 30% थायमिन, या फिर कह दो 30% आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 76, ह्यूमन टेलोमियर्स कंसिस्ट ऑफ टैंडम रिपीट्स ऑफ सीक्वेंसेस। भाई जैसे तुम्हारे जूते में सोल होते हैं ना, जो तुम्हारे जूते को घिसने से बचाते हैं, ऐसे ही हमारे सभी क्रोमोसोम्स के किनारों पर सोल लगे हुए हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं टेलोमियर्स। अगर डीएनए टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, और इस सीक्वेंस का कोई और रोल नहीं था अदर देन प्रोटेक्शन, एंड टू एंड जॉइनिंग को भी रोकता है। ह्यूमन में टेलोमियर की सीक्वेंस होती है TTAGGG, जो कि इस क्वेश्चन में पूछ भी रखी थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था इसका, TTAGGG। क्वेश्चन नंबर 77, द ओरिजिनल कोडॉन चेंजेस टू स्टॉप कोडॉन। अब एक नॉर्मल सा कोडॉन है और उसे स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो कौन से टाइप का म्यूटेशन होगा। देखिए साहब, स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाए अगर अमीनो एसिड कोड करने वाला, तो उसे बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा मिससेंस, साइलेंट और कई तरह के म्यूटेशन होते हैं। मिससेंस म्यूटेशन में सेम अमीनो एसिड तो कोड नहीं होता, लेकिन अमीनो एसिड ही कोड होगा कुछ और। रिवर्स म्यूटेशन में जो म्यूटेशन हुआ था वापस लौट जाए, और सेंस म्यूटेशन जनरली ऐसी कोई टर्म हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बट अगर सेम अमीनो एसिड कोड रहे डीएनए की सीक्वेंस होने के बावजूद भी, जिन्हें हम बोलते हैं सिनोनिमस म्यूटेशन, तो उन्हें हम लोग यहाँ काउंट कर सकते हैं। एनीवेज क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78 है क्रॉसिंग ओवर, जो कि म्योसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इवेंट है। ये वो है जो एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, नए कॉम्बिनेशन बनाता है, और ये इवेंट होता है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 अच्छी खासी लंबी प्रोसेस है, जिसमें फर्दर 5 स्टेप होते हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पिचाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, और इसी इवेंट्स के दौरान क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हो चुका होता है, अगर होना होगा तो। ये प्रोफेज 1 की बात है, जो कि म्योसिस 1 में होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 79 है पर्सन हैविंग सेक्स क्रोमोसोम XXY, तो उसे कौन सा सिंड्रोम होने वाला है। भाई अगर हमारे पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं, तो हम जो सिंड्रोम का नाम लेते हैं उसका नाम है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा जो बाकी सिंड्रोम्स हैं वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन किसके लिए अवेलेबल है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 21 की कहानी थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 69 है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम लोग प्रोटीन एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। देखिए जब भी कभी आप डीएनए को देखना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस या फिर डीएनए अवेलेबल है या नहीं, तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, और आरएनए के लिए हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और प्रोटीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि प्रोब्स के रूप में वेस्टर्न ब्लॉटिंग में लेबल्ड एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए एक्सप्रेशन और आरएनए एक्सप्रेशन चेक करने के लिए, डीएनए एक्सप्रेशन वैसे टेक्निकली टर्म गलत है, डीएनए को जानने के लिए कि डीएनए है या नहीं सैंपल में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, उसके लिए हम लोग मोलिकुलर प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड लेबल्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है। और आरएनए एक्सप्रेशन के लिए भी जनरली हम लोग लेबल्ड प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटीन इन अ सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए जब सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में लिक्विड भरा हो और कोई प्रोटीन है जिसे डूबना है, तो कितनी तेजी से कितना जल्दी डूबेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफेक्ट डालते हैं उसके डूबने की एबिलिटी को, यानी कि उसके सेडिमेंट करने की एबिलिटी को। तो एक तो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा मॉलिक्यूल को नीचे सेटल होने में उतना टाइम लगेगा। प्रोटीन जितना डेंस होगा
मतलब जितना ज़्यादा भारी होगा वो उतना जल्दी जाएगा, और मास भी प्रोटीन का यही बोलेगा। लेकिन चार्ज और प्रोटीन का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। चार्ज और प्रोटीन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेडिमेंटेशन रेट क्या होने वाला है, इसलिए आंसर है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63 है हाइड्रोजन 3 इज अ प्योर। और ये बात करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन 3 जो कि एक आइसोटोप है वो रेडिएशन किस रूप में छोड़ता है, अल्फा, गामा, बीटा या फिर पॉजिट्रॉन के रूप में। तो H3 जाना जाता है बीटा मीटर के रूप में, और वो इलेक्ट्रॉन जैसी वेव्स, नेगेटिव चार्ज की वेव्स ही बाहर रिलीज करता है, और उसी के बेस पर हम लोग उसके अंदर आए बदलाव को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR टेक्निक का इस्तेमाल कई जगह करते हैं, और प्रोटीन बायोलॉजी में जनरली हम लोग प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर जानने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में हम लोग जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है प्यूरिफाइड हाईली कंसंट्रेटेड, उसे एक बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है। जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के अंदर एटम्स होंगे तो उनके न्यूक्लियाई, सबके नहीं, कुछ एक न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉनिक स्पिन दिखा सकते हैं, ये मैग्नेटिक स्पिन कहलाता है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर देते हैं तो वापस स्पिन स्लो करके अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता है, और ये स्पिन की कहानी प्रोटॉन्स पर डिपेंड है न्यूक्लियस के अंदर। अब जहां तक पॉजिट्रॉन की बात है तो पॉजिट्रॉन भी याद रखना कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल, ऐसे ही बिल्कुल जस्ट अपोजिट चार्ज का पॉजिटिव, उसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। जनरली जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं, इसे हम लोग कई बार एंटी मैटर मैटर के रूप में भी जानते हैं, तो कुछ नहीं बचता, केवल एनर्जी बचती है। इसका इससे कहानी से कोई संबंध नहीं था। NMR में कहानी है प्रोटॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 63 पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन। देखिए, पहली बात तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी को समझना भी जरूरी है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सब्सटेंस ऐसे देखने को मिलते हैं जो टेंशन स्टेट में और कंप्रेशन स्टेट में दोनों स्टेट के इंटर कन्वर्जन करते हुए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करते हैं। या तो ये इलेक्ट्रिक पल्स होगी या फिर ये दूसरी तरह के वाइब्रेशंस पैदा करेंगे। तो जनरली जहां NMR सारी कहानी थी कि मैग्नेटिज्म और प्रोटॉन का स्पिन करना, क्रिस्टलोग्राफी में आमतौर पे हम लोग एक्सरे बीम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करने के लिए जो प्रोब है उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक कंपाउंड ही है। तो जब इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से वो कंप्रेस होता है और रिलैक्स होता है तो वो वेव्स पैदा कर रहा है, और वही वेव्स को हम लोग यूज कर रहे हैं डायग्नोस्टिक करने के लिए। तो इसका आंसर है 63 का 3। क्वेश्चन नंबर 62 1 मिलीमोल ऑफ NaCl कंटेन। देखिए, एक मोल का मतलब है कि जो भी कोई चीज है उसके मोलिकुलर वेट के बराबर ग्राम्स में। और जब आप NaCl की बात करेंगे तो NaCl का मोलिकुलर वेट होता है 58.5 डाल्टन्स में। तो जब हम बात करेंगे NaCl की एक मोल की तो हम बोलेंगे एक मोल का मतलब है 58.5 ग्राम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है मिलीमोल, तो एक मोल के अंदर 1000 मिलीमोल होते हैं। तो 1 मिलीमोल में यानी कि 58.5 मिलीग्राम होने चाहिए, क्योंकि एक ग्राम के अंदर भी तो 1000 मिलीग्राम होते हैं ना, और इसीलिए इसका आंसर है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61 है अ कोडॉन कंसिस्ट ऑफ। देखिए, मैसेंजर RNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कंटिन्यूएशन में 3 न्यूक्लियोटाइड, इन्हें हम लोग एक कोडॉन कहते हैं। कोडॉन की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी थी उनके अकॉर्डिंग आपको याद होगा, कोडॉन इज कोमालेस। कंसेक्यूटिव 3 न्यूक्लियोटाइड के एक सेट को हम लोग बोलते हैं एक कोडॉन। और कोडॉन ट्रांसफर RNA के न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। जिन पर्टिकुलर 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बाइंड करेगा उसे हम एंटी कोडॉन भी कहते हैं, ट्रांसफर RNA वाली कहानी में। मैसेंजर RNA में जो ये सीक्वेंस है वहां पर 3-3 का ये सेट कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स का, इसे हम लोग एक कोडॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है Km ऑफ एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन डिस्क्राइब्स। देखिए, Km वो वैल्यू है जिस पर हमें किसी एंजाइम के द्वारा मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ मिल जाए। जनरली इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा, और ये कहीं मायने में एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट के प्रति अफिनिटी का भी एक इंडिकेटर है। Km की वैल्यू जितनी लो होती है, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को उतना ही जल्दी पहचानेगा। तो बाय डेफिनेशन हम बोलेंगे Km वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर मुझे Vmax का हाफ देखने को मिल जाए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59 है विच क्लास ऑफ RNA कैरेक्टरिस्टिकली कंटेन मिथाइलेटेड प्यूरिन एंड पैरामिडिन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि देखिए मिथाइलेशन तो मुझे ट्रांसफर RNA में देखने को मिलता है, मिथाइल ग्वानिन बहुत जगह कॉमनली मिलता है, मिथाइल साइटोसिन मिल जाते हैं। मैसेंजर RNA में भी आपने कैपिंग पढ़ रखी होगी मिथाइल ग्वानिन, और कुछ जगह पर मॉडिफाइड साइटोसिन भी मिथाइलेशन के रूप में मिलते हैं।
राइबोसोमल आरएनए में भी मुझे कई जगह मिथाइलेशन देखने को मिलता है। हाँ, बैक्टीरिया का जो सोलेस राइबोसोमल आरएनए है उसमें मिथाइलेशन कॉमनली देखने को नहीं मिलता। तो अब अगर इन सब इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद में आपको डिसाइड करना हो कि इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है, तो आप क्या आंसर मानना चाहोगे? तो देखिए, बेस्ट आंसर हमेशा ट्रांसफर आरएनए होगा, क्योंकि इसको हम सबसे कॉमनली पढ़ते हैं मिथाइलेशन के एग्जांपल्स के रूप में भी। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इंसुलिन एनहांस ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। तो पहली बात, जो ये टिश्यू दे रखे हैं, ब्रेन, लेंस, रेड ब्लड सेल्स और एडिपोज टिश्यू, इनके पास ऐसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होने भी चाहिए जो इंसुलिन को पहचान सके। देखिए, इंसुलिन जब भी किसी सेल के पास आता है तो वो अंदर मैसेज देता है और वहां पर जो भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको वापस सरफेस के ऊपर भेजता है। पर्पस ये होता है कि सरफेस के ऊपर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की मात्रा बढ़ जाए और ग्लूकोज का इंटेक शुरू हो जाए। तो ऐसे केस में GLUT4 ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, बाकी जो ग्लूट हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1, 2, 3 ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। और GLUT4 मिलता है स्केलेटल मसल्स में, स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल्स में और एडिपोसाइट्स में। और यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल है वो एडिपोस टिश्यू अवेलेबल है। तो सही मायने में तो इसी टिश्यू के पास ऐसा ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है जो इंसुलिन के कंट्रोल में काम करेगा, और इसलिए एडिपोस टिश्यू के अंदर ही इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए मुझे एनहांस ट्रांसपोर्ट का। जब हम एनालाइज भी करते हैं कि लीवर, एडिपोस टिश्यूज और मसल्स में इंसुलिन के फंक्शन को, तो हम पाते हैं ग्लूकोज का अपटेक इन सब में ज्यादा हो जाता है अगर इंसुलिन अवेलेबल है तो इसलिए बेस्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में 57 है, एमिल्स टेस्ट क्या होता है और क्यों चाहिए हमें? एमिल्स टेस्ट ये जनरली एक म्यूटाजन को आइडेंटिफाई करने वाला एक मेथड है। इस मेथड में हम लोग साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है, ये उसका ऑक्सोट्रोप है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो हिस्टिडीन नहीं बना सकता। इसकी हिस्टिडीन बनाने वाले जीन म्यूटेट हैं। तो जिस किसी सैंपल पे हमें डाउट है कि भाई ये म्यूटाजेनिक है, हम उस सैंपल को इस सेल्स के साथ में इंक्यूबेट करते हैं, और इंक्यूबेट करने के बाद में इन सेल्स को ऐसे मीडियम पे ग्रो करने की कोशिश करते हैं जिन मीडियम में हिस्टिडीन नहीं पड़ा हुआ। अब अगर ये साल्मोनेला का स्टेन जो HIS नेगेटिव था, ये ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो ये ग्रो नहीं करेगा। और अगर वो ग्रो नहीं करता तो ये इंडिकेशन है कि उस केमिकल ने डीएनए में कोई बदलाव लेके नहीं आया। लेकिन अगर ये केमिकल म्यूटाजन था तो ये डीएनए में चेंज करेगा, और चेंज करने में ये भी हो सकता है कि हिस्टिडीन नेगेटिव स्टेन को हिस्टिडीन पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो हिस्टिडीन डेफिशिएंट मीडियम पर भी मुझे कॉलोनी मिल जाएगी और हम कहेंगे कि ये सैंपल फ्लॉप हो गया। तो एमिल्स टेस्ट में जहां आपको ये याद रखना चाहिए कि ये म्यूटाजन डिटेक्ट करने के लिए है, तो वहां ये भी याद रखना चाहिए कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का हिस्टिडीन नेगेटिव ऑक्सोट्रोप स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि इनमें से कौन सा इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा? पेनिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, एक्टिनोमाइसिन डी और बेसिट्रसिन। तो देखिए, बेसिट्रसिन और पेनिसिलिन ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्टिनोमाइसिन डी की, तो एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट करता है आरएनए के एलोंगेशन को, और क्लोरामफेनिकोल ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को 50S राइबोसोमल सब यूनिट से इंटरेक्ट करके। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन भी ऐसे ही काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले और भी इनहिबिटर हैं जो 30S सब यूनिट से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। ये कुछ हमें नाम याद रहने चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस एज सच ट्रांसफर आरएनए के लेवल पे इनहिबिट करने वाले हैं प्यूरोमाइसिन, क्योंकि प्यूरोमाइसिन का स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए जैसा है और वो ट्रांसफर आरएनए की जगह पे आकर के राइबोसोम में फिट हो जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टोन्स इज फॉल्स। तो यानी कि जो भी सारी प्रॉपर्टीज हैं हिस्टोन के बारे में ट्रू होनी चाहिए। ये हाईली बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, फाउंड इन न्यूक्लियस, करेक्ट है। न्यूक्लियस में ये डीएनए से बाइंड करते हैं और इनके पास लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा है, और ये दोनों अमीनो एसिड बेसिक हैं, इसलिए हिस्टोन्स ओवरऑल बेसिक प्रोटीन्स हैं और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा कह रहा है कि भाई दे फॉर्म नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स विद यूकैरियोटिक डीएनए कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। हाँ, ये आयनिक इंटरेक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन्स का और नेगेटिव चार्ज डीएनए की बैकबोन का, उसकी वजह से डीएनए चिपकते हैं और डीएनए कॉम्पैक्टली पैक करते हैं, जिस कॉम्पैक्टली पैक्ड यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। दे आर वेरी हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन, क्योंकि हिस्टोन्स डीएनए पैकेजिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इवोल्यूशन में इनको बदलाव की ज्यादा जरूरत समझी नहीं गई। तो इवोल्यूशनरी ये कंजर्व्ड प्रोटीन भी है, जैसे कि हिस्टोन H1 वन ऑफ द मोस्ट कंजर्व्ड प्रोटीन में से एक है। दे आर एसोसिएटेड विद बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए। ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर 4 फॉल्स है, क्योंकि हिस्टोन्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स नहीं मिलते। हिस्टोन की तरह के वहां दूसरे मॉलिक्यूल हैं, बट वो भी इतना कॉम्पैक्टली पैक नहीं करते डीएनए को। तो ऑप्शन नंबर 4 फॉल्स।
क्वेश्चन 54, विच इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन सेल्स? सबसे बड़ी मात्रा में अगर मैं किसी सेल में से आरएनए निकाल लूं तो मुझे मोस्टली जो आरएनए मिलने वाला है वो राइबोसोमल आरएनए है। हालांकि सबसे ज्यादा मात्रा में जो आरएनए बनता है, जिसका टर्नओवर सबसे ज्यादा बनता है, बिगड़ जाता है, वो मैसेंजर आरएनए है। यहाँ दिए गए आरएनए में सबसे छोटा आरएनए ट्रांसफर आरएनए है, और एसएन आरएनए तो आप जानते होंगे ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है जो कि स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व आता है। इसका साइज ट्रांसफर आरएनए से भी छोटा हो सकता है, लेकिन ये एसएन आरएनए आमतौर पर आरएनपी के रूप में मिलता है। इसके साथ भी प्रोटीन चिपके होते हैं, और ये प्रोटीन से जुड़ करके इसे सिनैप्स कहते हैं हम लोग। राइबोसोमल आरएनए में भी प्रोटीन चिपका हुआ है, तो ये राइबोसोम के रूप में जाना जाता है। और मैसेंजर आरएनए पर भी कई तरह के प्रोटीन चिपके हुए होते हैं जो उसके ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसलेशन में रोल निभाते हैं। ट्रांसफर आरएनए जनरली प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं मिलता, ये मिडल मैन है बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन्स। हाँ, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस एंजाइम है जो ट्रांसफर आरएनए को पहचानता है और एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड ऐड करता है। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following is useful for identifying amino terminal residue of protein? इसके लिए आमतौर पे जो सबसे बढ़िया मेथड है वो है डेंसाइल क्लोराइड। डेंसाइल और डेप्साइल क्लोराइड सेलेक्टिवली केवल एन टर्मिनस अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन भी ये काम कर सकता है, बट इसे हम लोग आमतौर पे और पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीफर्ड आंसर जो है वो 4 है, हालांकि आप करना चाहो तो इन दोनों करेक्ट कर सकते हो। साइनोजन ब्रोमाइड मैथ्योनिन के सी टर्मिनस पर कट मारता है और परफॉर्मिक एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने में या फिर पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग में रोल निभाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच एंजाइम हैज इंपेयर्ड एक्टिविटी इन विटामिन B1 डेफिशिएंसी? देखिए, विटामिन B1 जो है, जिसे हम लोग थायमिन के रूप में भी जानते हैं, ये थायमिन पायरोफॉस्फेट नाम का टीपीपी एक बड़ा एसेंशियल को एंजाइम बनाता है। ज्यादातर एंजाइम्स जो इस पर डिपेंड करते हैं वो इसी की वजह से अपनी रिएक्शन कर पाते हैं। अब अगर ये एंजाइम के पास टीपीपी ना हो तो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, और ये एंजाइम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इथेनॉल फर्मेंटेशन का। पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, जिसका बेसिक काम है एसिटाइल कोएंजाइम की सिंथेसिस करना। अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेज तीसरे साइकिल का एंजाइम, और ट्रांसकीटोलेज, जिसे हम लोग पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का एंजाइम भी कहते हैं। ये चारों एंजाइम ऐसे हैं जो टीपीपी डिपेंडेंट हैं, और इनमें से ट्रांसकीटोलेज यहाँ रखा हुआ है और पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज भी, तो इसमें ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 51 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन ट्राइग्लिसराइड्स? ट्राइग्लिसराइड्स, जिसे हम लोग ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, 3 फैटी एसिड वाला ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, आमतौर पे सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा 84% काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर। VLDL में और कम मात्रा, LDL में और कम मात्रा, और SDL में काफी कम। तो अगर इसकी मात्रा कम है तो फिर इनमें बाकी क्या है? बाकी है इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज्यादा मात्रा मिलती है LDL में, और ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है काइलोमाइक्रॉन्स में। और ये हमारे ब्लड में लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसिकल्स हैं, क्योंकि लिपिड ब्लड में घुल नहीं सकता, वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। तो आंसर है नंबर 1। आई होप इन क्वेश्चनों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए एग्जाम में थोड़ी हेल्पफुल होगी और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। बस एग्जाम में एक बात याद रखना, जो डर गया सो मर गया। टाइम काफी सारा है और चॉइस भी है, बहुत ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चनों करना। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, कोशिश करना कि चॉइस पूरी हो सके। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता तो दोबारा वापस आना, उस क्वेश्चन को दोबारा देखना, बट लगातार उस पर सिर मत मारना, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उस पर सिर कितनी देर मारते रहो, आप टाइम खराब कर लोगे। लेकिन जब आप वहां से हट करके कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में कुछ और जानकारी रिकॉल होती है, और फिर अगर वापस आते हो तो शायद ये जो नया रिकॉल आया है आपके पास कि आपने ये भी पढ़ रखा है, वो भी पढ़ रखा है, इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं। क्वेश्चन अक्सर एक बार पढ़ करके क्लियर नहीं होते, तो कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ो, पेपर के साथ थोड़ा सा टाइम खर्च करो। शुरुआत के 5-10 मिनट केवल क्वेश्चन को देख लो कि क्वेश्चन कैसे हैं, फिर करना शुरू करो। और साथ में OMR शीट टाइम खत्म होने से पहले क्लिक कर लो, ताकि लास्ट मोमेंट पर हाय तौबा ना मचे। वेल प्लान्ड स्टूडेंट्स जो तरीके से काम करते हैं वो अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं, और अगर अपने माइंड को वो काबू कर पाएंगे तो 4 क्वेश्चन ऐसे भी कर जाएंगे जो वो शायद ना करते। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।